आज के क्लास में हम लोग को प्रकाशीय यंत्र के बारे में पढ़ना है। प्रकाश के प्रयोग करके अलग अलग जो यंत्र बनाए जाते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को आज डिस्कशन करना है। इसी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय यंत्र। उसके प्रकाशीय यंत्र पढ़ने के पहले हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले आते हैं दर्शन कोण के बारे में जानते हैं। दर्शन कोण क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण को, या किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर जो आंतरिक कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्शन कोण के नाम से जानते हैं। आँख को किसी वस्तु को छोटा या बड़ा दिखाई देना दर्शन कोण के मान पर ही निर्भर करता है कि कोई वस्तु छोटा दिखाई देगा कि कोई वस्तु बड़ा दिखाई देगा। किसी वस्तु को आँख के निकट लाने पर उसके द्वारा आँख पर आंतरिक कोण बढ़ता है, और किसी वस्तु को लाएंगे निकट तो उसके द्वारा आँख का जो आंतरिक कोण होगा वो बढ़ेगा, और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का विस्तार भी बढ़ेगा। फर्स्ट, वस्तु अधिकाधिक बड़ी दिखाई देने लगेगी। दूसरे शब्दों में वस्तु को निकट लाने पर उसका दर्शन विस्तार क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। जैसे इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब वस्तु यहाँ पे था तो इसका दर्शन कोण का बात करेंगे। आँख हम लोग यहीं पर रखे हैं, तो इस केस में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वस्तु जब यहाँ पे था तो जो इससे जो एंगल हम लोग को बन रहा था इसी एंगल को दर्शन कोण कहते हैं। जो आँख के अंदर यहाँ पे पूरा वस्तु को देखने के लिए जो कोण बन रहा है इसी को दर्शन कोण कह रहे हैं। लेकिन यही वस्तु उठाकर अगर यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो ऑब्वियस है कि अब जो दर्शन वाला कोण होगा ये बनेगा। तो पहले से ये जो दर्शन कोण था अब वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये पहले से ये दर्शन जो कोण था वो बढ़ गया। तो वही चीज़ बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अब किसी वस्तु को अगर हम क्या करें कि अगर पास लेके आएंगे तो उसका दर्शन कोण में क्या होने लगता है? वृद्धि होने लगता है। उसके दर्शन कोण का मान क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। इसी कारण से वस्तु क्या होता है? बड़ा दिखाई देने लगता है जब हम लोग पास में लाते हैं तब। इस प्रकार अधिक विस्तार से देखने के लिए वस्तु को नेत्र के अधिक निकट लाया जाता है। उसको अच्छे तरीके से देखने के लिए वस्तु को और निकट लेके आया जाता है। परंतु स्पष्ट दृष्टि के लिए वस्तु को आँख के समीप रखने की एक विशेष सीमा होती है, उससे पास नहीं ला सकते। जैसे कि हम लोग पता है कि हम लोग न्यूनतम दूरी क्या होता है, कितना पास को वस्तु को देख सकते हैं, तो होता है 25 सेंटीमीटर लगभग। इससे हम लोग ज़्यादा पास नहीं ला सकते। 25 सेंटीमीटर पर लाएंगे तो पूरी तरह से क्लियर हम लोग को दिखेगा और बड़ा भी दिखेगा, लेकिन इससे पास नहीं ला सकते। इससे पास लाएंगे तो हम लोग को वस्तु दिखाई देना क्या होने लगता है? बंद होने लगता है। तथा इसे प्राय जो हम लोग निकटतम दूरी होता है आँख का देखने का क्षमता जो होता है उसको हम लोग प्राय किससे दर्शाते हैं? तो कैपिटल बी से दर्शाते हैं। इससे कम दूरी पर रखे वस्तु को स्पष्ट नहीं हम लोग देख पाते। अगर 25 सेंटीमीटर से कम पर रखकर कोई वस्तु को देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट दिखाई देता है, उसके बाद हम लोग को दिखाई देता है, उससे पहले हम लोग को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। कृत्रिम विधियों से दर्शन कोण बढ़ाकर, कृत्रिम विधि यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई कृत्रिम विधि यूज करके दर्शन कोण को बढ़ा सकते हैं। और दर्शन कोण को बढ़ाकर कोई वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं? छोटा है तो उसको बड़ा करके देख सकते हैं और साफ साफ हम लोग देख सकते हैं। वही जो कृत्रिम विधि यूज किया जाता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। यही हम लोग का प्रकाशीय यंत्र है जो वस्तु को बड़ा करके हम लोग को दिखा देता है। दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी यूज करते हैं पास को वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए। दूरदर्शी इसलिए यूज करते हैं जो दूर का वस्तु को पास दिखाई दे, उसके लिए दूरदर्शी यूज करते हैं। तो ये दो चीज़ याद है। दूरदर्शी मतलब हो गया दूरबीन हम लोग जो बोलते हैं, और सूक्ष्मदर्शी जानते हैं हम लोग कोई भी छोटे वस्तु को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों को दोनों क्या होता है? प्रकाशीय यंत्र इसको बोला जाता है। इन यंत्रों की सहायता से खाली आँख की अपेक्षा अधिक बड़ा प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है। तो हम लोग क्या देखने को मिलता है? ये दोनों वस्तु के कारण हम लोग को जो रेटिना पर हम लोग को पता है कि जो आँख का प्रतिबिंब बनता है, कोई किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है, और ये रेटिना पर बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें समझ में आया होगा।
अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग दर्शन कोण को लिखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम हेडिंग डाउन चैप्टर का नाम लिखना है प्रकाशीय यंत्र। ये पार्ट 5 का तीसरा चैप्टर है। ये पार्ट 5 का तीसरा चैप्टर है प्रकाशीय यंत्र। इसमें सबसे पहले लिखना है दर्शन कोण और दर्शन कोण को यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक दर्शन कोण का डिफिनीशन लिख लेना। उसके बाद ये दोनों डायग्राम बनाना है। ये दोनों डायग्राम बनाना है। दोनों डायग्राम किस लिए? ये बताया जा रहा है कि वस्तु को अगर पास ला रहे तो ये दर्शन कोण का जो मान है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और इसका इमेज जो बन रहा है पीछे यहाँ पर रेटिना देख सकते हैं, आँख का रेटिना दिखाया गया है। लार्जर इमेज बन रहा है, मतलब बड़ा इमेज बन रहा है। और यहाँ पे क्या है, जितना दर्शन कोण छोटा होगा उतना ही छोटा इमेज बनता है। जितना दूर रहेगा उतना छोटा इमेज बनेगा। ये जो हम बना है ये सबको नहीं बनाना है, जो बुक में दिया है उसी डायग्राम को दोनों को दिखा लेना है। और ये इंडिकेट कर लेना है, क्या इंडिकेट कर लेना है कि यही जो कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। इसी को हम लोग दर्शन कोण कहते हैं। यहाँ पे चाहे यहाँ पे है, तो दोनों जगह यहाँ पे इंडिकेट कर लेना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कोण के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग वर्चुअल एंगल भी कहते हैं। अब दिया है वह आवर्धन क्षमता। अब इस बात को ध्यान में रखना है, ये दोनों में अंतर होता है। आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर होता है। आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर होता है। आवर्धन हम लोग पहले से जानते हैं कि आवर्धन किसको बोलते हैं। तो आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई पर वस्तु की ऊंचाई को हम लोग आवर्धन कहते हैं। लेकिन आवर्धन क्षमता कुछ और होता है। आवर्धन क्षमता बोला जाए या कोणीय आवर्धन बोला जाए तो ये कुछ अलग होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये आवर्धन क्षमता क्या होता है। सभी प्रकाशीय यंत्र, अभी हम लोग दो प्रकाशीय यंत्र का नाम हम लोग देख रहे थे, जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी बताया जाता है। सूक्ष्मदर्शी पास की वस्तु देखने के लिए, दूरदर्शी दूर की वस्तु देखने के लिए। उपयोग कृत्रिम रूप से दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और दोनों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि दर्शन कोण का मान क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिससे कि देखी जाने वाली वस्तु इन यंत्रों की सहायता से बड़ी प्रतीत हो जाए। जो भी वस्तु है वो हम लोग को बड़ा दिखाई दे। और दर्शन कोण के आधार पर किसी प्रकाशीय यंत्र का आवर्धन क्षमता m द्वारा निरूपित किया जाता है। और ये होता क्या है, तो इसको यहाँ से समझेंगे। किसी स्थान पर बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण बीटा तथा उसी स्थान पर रखी वस्तु द्वारा खाली नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। बात को थोड़ा समझना है, इसको और बाद में और क्लियर समझ में आ जाएगा। जब हम लोग कोई यंत्र यूज करते हैं तो यंत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका दर्शन को, जैसे कि हम लोग मान लो यहाँ सूक्ष्मदर्शी का यूज कर लिए तो ऑब्वियस है कि उसका क्या हो जाएगा, दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा। या दूरदर्शी का यूज किया उस केस में भी दर्शन कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बीटा से दर्शा रहे हैं। अब बिना सूक्ष्मदर्शी यूज किए, बिना दूरदर्शी यूज किए जब हम नेत्र द्वारा जो दर्शन कोण बन रहा है उसको हम अल्फा से दर्शा रहे हैं। तो यही दोनों का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसी दोनों अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ से डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये जो एंगल है ये अल्फा एंगल है, ये जो है अल्फा है। बीटा क्या है, तो इसके सामने जब हम लोग कोई दूरदर्शन यूज करते हैं, मान लो कोई दूरबीन यूज कर लिए या सूक्ष्मदर्शी यूज कर लिए, तो ये वस्तु जो छोटा दिख रहा था ऑटोमेटिक इसका प्रतिबिंब क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। और बड़ा दिखने से इसका एंगल में क्या हो जाएगा, वृद्धि आ जाएगा, जिसको बीटा बोला जा रहा है। जब हम लोग कोई दूरबीन या सूक्ष्मदर्शी यूज करेंगे तो उसका दर्शन कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस कोण को हम लोग बीटा एंगल कह रहे हैं। और जब कोई भी यंत्र यूज नहीं करेंगे तब का जो दर्शन कोण होगा उसको अल्फा बोल रहे हैं। और वही बीटा बटे अल्फा जो अनुपात हो रहा है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, आवर्धन क्षमता के नाम से जान रहे हैं, या कोणीय आवर्धन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, या कोणीय आवर्धन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालना है आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन। और उसका डिफिनीशन ये पूरा लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये फार्मूला भी लिख लेना है, ये फार्मूला भी लिख लेना है। ये कोई यंत्र रहेगा तभी जाकर उसका आवर्धन क्षमता हम लोग बताते हैं। बिना यंत्र का हम लोग कोई किसी का आवर्धन क्षमता नहीं बता सकते। अब
अब सबसे पहले हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ना है। सूक्ष्मदर्शी भी दो टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले पढ़ेंगे, साधारण सूक्ष्मदर्शी और कैसे काम करता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी वास्तव में कम फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो बनता है ये कैसे बनता है, तो एक उत्तल लेंस होता है जिसका फोकस दूरी बहुत कम होता है। जिसका फोकस दूरी क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके एक ओर इसके प्रकाशीय केंद्र तथा जिसके एक ओर इसके प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच U जो होता है वस्तु दूरी जो होता है F से नजदीक रखा जाता है। किसी वस्तु को रख कर दूसरी ओर देखने पर उसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। देखो अब यहाँ पे होता क्या है, ये सूक्ष्मदर्शी तभी काम करेगा जब किसी वस्तु को फोकस दूरी के अंदर रखेंगे, मतलब जो वस्तु दूरी होना चाहिए वो फोकस से कम पे होना चाहिए, तभी जाके ये आवर्धित बाड़ा करके दिखाई देगा, तभी जाके ये आवर्धित और बाड़ा करके वस्तु को दिखाएगा। और बेसिकली जो सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, उसमें हम लोग क्या प्रयोग कर रहे थे, सिंपल एक उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, जिसके कारण प्रतिबिंब बाड़ा बनने लगता है और वही बाड़ा प्रतिबिंब बनता है तो उसका कुछ आवर्धन हम लोग को देखने को मिलता है। तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना बाड़ा करके ये दिखाता है। सबसे पहले वस्तु को निकटतम दूरी पर रखेंगे, अब इससे कम दूरी पर रखेंगे तो ये वस्तु दिखाई नहीं देगा। सबसे निकटतम दूरी पर रखेंगे तब उस टाइम जो एंगल बना उसको हम अल्फा एंगल से दिखा रहे हैं बिना किसी यंत्र का। लेकिन जब हम लोग एक सूक्ष्मदर्शी का यूज कर रहे हैं, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को यहीं पर है, अभी भी ऊंचाई h ही है, लेकिन जब इसमें सूक्ष्मदर्शी का यूज कर लिया, एक लेंस का यूज कर लिया, हम इधर से देख रहे हैं वस्तु को, तब इसका प्रतिबिंब हम लोग कुछ यहाँ पे दूरी पर दिखाई देगा और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बाड़ा होकर दिखाई दे रहा है। तो जो बाड़ा होकर दिखाई दे रहा है तो इसका जो कोण बन रहा है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, बीटा मान रहे हैं। तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, बीटा बटे अल्फा। तो इससे पता चलता है कि कितना बाड़ा होकर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वस्तु को ऐसा जगह रखते हैं अब कि इसका प्रतिबिंब हम लोग का जो न्यूनतम दूरी है जहाँ तक हम लोग देख सकते हैं वस्तु को, वहाँ पे बन जाए और ये आसानी से क्लियर हम लोग को दिखाई दे सके, इसलिए कि ये बाड़ा करके दिखाई देगा। तो यहाँ पे आवर्धन क्षमता लिखा हुआ, इसका क्या होगा जाएगा, बीटा बटे अल्फा हो जाएगा। और ये बीटा बना कैसे, तो ऑब्वियस है कि एक लेंस रखने के कारण। थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं। चलिए यहाँ पर अगर वस्तु को रखते हैं और यहाँ पर एक सूक्ष्मदर्शी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है कि एक हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, एक हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। जब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो दो प्रकाश किरण लेना पड़ेगा इसका प्रतिबिंब देखने के लिए। तो एक ऐसे सीधा ले लिए और एक ले लिए इसके केंद्र से होकर जाने वाला ले लिया। हमको पता है जो केंद्र से होकर जाता है वो क्या होता है, प्रकाश वो सीधे निकल जाता है, लेकिन जो यहाँ से जाएगा इसका अपवर्तन होगा और इस तरह से मुड़ेगा। ऑब्वियस है कि ये दोनों आगे में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग आभास करेंगे कि ये पीछे कहीं से एक बिंदु से आ रहा है, जहाँ पे आभास होगा वही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो इसका वस्तु का प्रतिबिंब, पहले वस्तु कितना छोटा था, ये छोटा था और बाद में ये क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन गया। इस केस में अब ये वस्तु बड़ा दिखाई देगा और कितना से दिखाई देगा, तो इसका क्षमता बताएगा बीटा बटे अल्फा से, यही इसका आवर्धन क्षमता होता है कि कितना से ये बढ़ गया। अब इसका जो आवर्धन क्षमता हम यहाँ पर निकाले हैं ना, तो इसका आवर्धन क्षमता हम लोग बीटा बटे अल्फा लिखे है, लेकिन आवर्धन क्षमता हम लोग फोकस के पद में और न्यूनतम दूरी के पद में आवर्धन क्षमता निकालेंगे, तब ये कितना आएगा उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बीटा बटे अल्फा है, ये चीज़ हम बताते आ रहे हैं। अगर बीटा बटे अल्फा लिखते हैं, बीटा बटे अगर अल्फा लिखते हैं, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि हम लोग जब बीटा बटे अल्फा लिखते हैं तो इसको एंगल स्मॉल होने के कारण इसको टेन बीटा टेन अल्फा भी लिख सकते हैं। एंगल स्मॉल होने के कारण टेन बीटा टेन अल्फा भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। उस केस में ये जो रेशियो आता है पी क्यू बटे ए बी आता है, और पी क्यू बटे ए बी जो रेशियो आता है, ये दोनों त्रिभुज समरूप। अच्छे इसको हम लोग डिटेल में चर्चा कर ही लेते हैं। अदरवाइज ये हम देखेंगे तो इसका डेरिवेशन वगैरह आता नहीं है, और चाहेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं
और डिस्कस करके इसका निकाल लेते हैं कि आवर्धन क्षमता इसका कितना होगा। आवर्धन क्षमता में हमको चाहिए क्या, तो न्यूनतम जो दूरी होता है आँख का जो देखने का वो दूरी चाहिए, और साथ साथ इसका क्या चाहिए, इसका फोकस दूरी चाहिए। साथ में इसका क्या चाहिए, इसका फोकस दूरी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आते हैं सबसे पहले यहाँ पे इस वाले डायग्राम पे। यहाँ पे देखिए, पहले जो वस्तु का ऊंचाई है यहाँ पर h है, और सेम यहाँ पर भी वही रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो एंगल बना। एंगल को समझना कि एंगल जो है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है और उसका मान क्या होगा, उसको हम लोग यहाँ पे समझ के लिखेंगे। जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे tan अल्फा और tan बीटा का मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि tan अल्फा और tan बीटा का मान किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए, ऊंचाई में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले हेडिंग डाल देना है। लिखना है सरल सूक्ष्मदर्शी वास्तव में एक कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनता है। कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनता है। कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनता है। अब दो डायग्राम यहाँ पे बनाना है। इतना लिखने के बाद, एक तो जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी के बिना सूक्ष्मदर्शी का अगर देखेंगे किसी वस्तु को कैसा दिखाई देगा, सबसे पहले तो ये करते हैं, एक हम वर्ड फाइल ले लेते हैं। तो बिना सूक्ष्मदर्शी का जब हम लोग वस्तु को देखेंगे, पहले लिख ही देते हैं, बिना या विदाउट सूक्ष्मदर्शी को देखेंगे, तब वस्तु का जो न्यूनतम दूरी पर रखेंगे जहाँ से हमको आँख से दिखाई देगा। मेरा आँख यहाँ पे है और यहाँ से देख रहे हैं, ठीक। तो वस्तु को यहाँ पे रखे हैं, और ये जो दूरी है, यहाँ न्यूनतम दूरी इस आँख से कितना होना चाहिए, तो डी हम लोग कैपिटल डी से दिखा रहे हैं। और इसका ऊंचाई कितना है, एच है। वस्तु को जो हाइट है ए बी लिया गया है, ऊंचाई को एस से दर्शाया जा रहा है। जब बिना सूक्ष्मदर्शी का हम लोग देखते हैं, जो यहाँ पे एंगल बनता है दर्शन कोण, अल्फा से दर्शाते हैं। उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, अल्फा से दर्शाते हैं, उसको ओ से दर्शा रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, सूक्ष्मदर्शी का यूज करने वाले हैं। अब हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी का आप प्रयोग करेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी का जब हम लोग प्रयोग करेंगे, तो अब इस केस में क्या होगा समझना है। अब क्या कर रहे हैं कि मेरा आँख यहीं पर है, ठीक है, लेकिन अब कोई हम लोग आँख से देखने के लिए सबसे पहले हम क्या कर दे रहे हैं, एक दूरबीन लगा दे रहे हैं। और दूरबीन में क्या लगा हुआ है, तो यही दूरबीन है। दूरबीन में क्या लगा हुआ है, एक उत्तल लेंस लगा हुआ है। एक क्या है, तो एक उत्तल लेंस लगा हुआ है। अब इसका फोकस, मान लो कि इसका फोकस यहाँ पे है। अब पहले ही बताया गया है कि फोकस जहाँ पे होगा, इस वस्तु को उठाकर, इसको ऊंचाई में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसको फोकस के अंदर लेके आना है। तो ऊंचाई अभी भी क्या रहेगा, ए बी ही रहेगा। इसका ऊंचाई वही रहेगा, ए बी। अब लेकिन जब यहाँ पर ये लेंस को लगा देंगे, तब हम देखेंगे, तो अब इसका प्रतिबिंब जो होगा ना, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसका दो किरण जब ले रहे, एक प्रकाशीय केंद्र से होके जाएगा,
तो जब इसका प्रतिबिंब ले रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है कि इसका किरण फैल जा रहा है और ये कहीं पर नहीं मिलेगा, तो हम लोग आभास करते हैं कि ये पीछे कहीं एक बिंदु से होके आ रहा है, पीछे कहीं एक बिंदु से होके आ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। तो हम लोग जब देखेंगे तो अब इसका प्रतिबिंब जो दिखाई देगा वो पहले की अपेक्षा क्या होगा, 12 दिखाई देगा। अब लेकिन हम लोग ऐसे वस्तु को सेट करते हैं जो वस्तु का हम लोग को दिखाई दे, पहले हो डी ही दूरी पर दिखाई देना चाहिए था, अभी भी आँख से कितना डी ही दूरी पर दिखाई देना चाहिए। अब ऑब्वियस है कि पहले की अपेक्षा ये एंगल बढ़ गया होगा, ये वस्तु को पास में भी लाते हैं तो एंगल बढ़ जाता है ना, तो अब ये एंगल बढ़ के क्या हो गया, बीटा हो गया। अब ये एंगल बढ़ के और यहाँ पर ओ ही केंद्र है जो पहले से था, यहाँ पर वो केंद्र, ठीक है। अब जब हम लोग इसका आवर्धन क्षमता लिखते हैं, बात को थोड़ा समझना है ध्यान से, जब हम लोग आवर्धन क्षमता लिखते हैं जिसको हम लोग कैपिटल एम से दर्शाते हैं और उसका फॉर्मूला होता है बीटा बट्टे अल्फा। क्योंकि अल्फा तथा बीटा क्या है, छोटा एंगल है, बहुत छोटा लिखना है, बहुत छोटा कोण है। जब अगर बहुत छोटा कोण होता है हम लोग जानते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं लगभग ये बराबर होगा tan बीटा बट्टे tan अल्फा के, tan बीटा बट्टे tan अल्फा। अब देखो tan बीटा का बात करेंगे तो इसमें ये बीटा एंगल है, तो बीटा एंगल क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है, PQ है। और जैसे देखिए यहाँ पर एक और चीज छूट रहा है, ये वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी को हम x मान लेते हैं और अभी से कि ये प्रतिबिंब बना है, तो जो कैपिटल डी है इसमें प्रतिबिंब दूरी है। चलिए तो यहाँ पर PQ बट्टे क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा, PQ बट्टे OQ हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं जो tan बीटा का मान होगा PQ बट्टे OQ, अब बट्टे में tan अल्फा का मान पहले डायग्राम से लिखेंगे तो AB बट्टे क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, AB बट्टे OB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB बट्टे OB। अब देख सकते हैं OQ का भी मान D ही है और OB का भी मान D ही है, तो ऐसा करते हैं दोनों जगह हम D रख देते हैं, तो PQ बट्टे पहले लिख देते हैं OQ, ये पलट जाएगा तो OB नीचे चला ऊपर चला जाएगा, बट्टे में आ जाएगा AB। और OQ और OB दोनों का मान D ही है, चूंकि लिख सकते हैं OB बराबर OQ बराबर क्या है, D है, तो यहाँ से M जो होगा क्या आ जाएगा, PQ बटे OQ, सॉरी यहाँ से मान रखना है, D यहाँ पे मान रख देते हैं, तो यहाँ पे ये कैपिटल D हो जाएगा गुने इसका OD का भी मान, OB का भी मान D है बटे AB, और यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर M का जो मान आया वो किस रूप में आया, PQ बटे AB के, तो ये ऊंचाई के रूप में आ गया PQ बटे AB के, लेकिन हमको ऊंचाई के रूप में नहीं लिखना है इसको, हमको इसको किसके रूप में, तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी या फोकस दूरी के रूप में इसको हमको दर्शाना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, तो अगर बात करेंगे कि ये OP आया है और AB आया है, अब ये दोनों जब आया है तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनेगा, कौन कौन सा, OQP और OBA, ठीक है, OQP और OBA दोनों त्रिभुज समरूप होगा, इसलिए दोनों त्रिभुज का एक कोण तो ये कॉमन है और ये कोण क्या है, दोनों का 90 डिग्री है, तो दो कोण जब बराबर हो जाता है तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो हम आगे लिखेंगे OQP और OBA, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज OBA समरूप है त्रिभुज OQP के, जब त्रिभुज समरूप होता है तो क्या देखने को मिलता है, उसका अनुपात बराबर होता है। उसका अनुपात क्या होता है, अब देखो यहाँ पर अगर PQ लेते हैं तो यहाँ पर कौन सा आएगा, AB आएगा, तो PQ की जगह AB आ गया। अगर नीचे वाला लंबाई अगर लेना है, मान लो कि यहाँ पर हम OQ लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पर OQ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, OB आएगा, यहाँ पर ये OQ बटे OB के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर OQ का मान पता है क्या है, तो OQ का मान अगर डायग्राम में देखोगे तो वही कैपिटल D है और OB का जो मान है वही क्या है, X है। तो यहाँ से PQ बटे AB का मान क्या निकल गया, D बटे X,
तो हम यहाँ पर मान रख सकते हैं। जब मान रखेंगे यहाँ पे m बराबर पी क्यू बटे क्या था ए बी, तो पी क्यू बटे ए बी का मान क्या हो गया डी बटे एक्स हो गया। अब हमको यहाँ x के रूप में नहीं रखना है, किसके रूप में रखना है, फोकस के रूप में लाना है, वस्तु दूरी के रूप में नहीं रखना है कि वस्तु कहाँ पे रखे, इसको किस रूप में लाना है, फोकस दूरी के रूप में। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे और लेंस सूत्र जानते हैं कि क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हमको f निकालना है, तो f में तो कुछ नहीं करेंगे, जो प्रतिबिंब दूरी है वो क्या है लेंस के इस ओर है, तो इसीलिए -d लिखाएगा, इसमें साइन के साथ रखना रहता है मान, और ये -x लिखाएगा बराबर में 1/f। सबसे पहले हमको यहाँ से x को हटाना है, तो x का ही मान यहाँ पर निकालेंगे, तो ये बचेगा, पहले -1/d को उधर लेके चले जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1/x, बराबर में इधर आ जाएगा 1/f, यहाँ पर माइनस में था ये, तो इधर आएगा तो प्लस में 1/d हो जाएगा। अब यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जो 1/x का मान है, तो यहाँ से 1/x का मान m में रखेंगे, m का मान क्या आया, m का मान आया है d बटे x आया है, d बटे x को लिख सकते हैं 1/x, और 1/x का जो मान यहाँ पे आया है 1/f प्लस 1/d। अब ये जब d से गुणा करेंगे, तो यहाँ ध्यान देना है, जब इसको d से गुणा करेंगे तो ये d के साथ d कट जाएगा, तो पहले 1 बचेगा, तो पहले इसी को लिख देते हैं, इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा d बटे f आ जाएगा। तो यही आवर्धन का फार्मूला हो गया सूक्ष्मदर्शी के लिए। अगर इस केस में एक चीज माना जाता है कि अगर इस केस में फोकस दूरी बहुत कम हो गया, इस केस में फोकस दूरी बहुत कम हो गया, जब ये f का मान बहुत कम होगा तो d बटे f का मान बहुत ज़्यादा होगा, अब बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें 1 जोड़े या न जोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लिखेंगे यदि f बहुत कम हो, शुरुआत में ही लिखा गया था कम हो, अगर बहुत कम हो जाता है, यहाँ पर हो है बहुत कम हो जाता है, तो उस केस में ये नीचे का मान बहुत छोटा है ऊपर बड़ा है, तो ये 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा मान आएगा, तो उसके कंपेयर में 1 को इग्नोर कर सकते हैं। ये लगभग आवर्धन क्षमता कितने के बराबर आ जाएगा d बटे f के बराबर आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन पूरा लिख लेना है। यह बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब अनंत हो जाए, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा d बटे f के बराबर आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन करना है। इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हम लोग स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के बाद। अच्छे, अगर किसी को याद नहीं रहे कि कौन क्या है, एक तो फोकस दूरी है तो लिख भी सकते हो, f जो है लेंस का फोकस दूरी है, d जो है आँख के निकटतम दूरी होगा, d जो होगा आँख के निकटतम दूरी को हम लोग कहेंगे। इसको और क्लियर ढंग से देखना है, यहाँ पर दिया भी था, वस्तु को स्पष्ट दिखाई जो जिस दूरी पर देता है उसको हम लोग न्यूनतम दूरी कहते हैं। जिस थोड़ा सा वेट कर ले, जिस न्यूनतम दूरी पर वस्तु, जिस न्यूनतम दूरी पर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, d कहते हैं। जिस न्यूनतम दूरी पर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे उसी को हम लोग d के नाम से
जानते हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो ये 2 चीज़ें लिख लेना था। अब बाकी रह गया इसके बाद जो टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी के बाद, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।